एक गांव में मध्यम वर्गीय सास बहू शारदा अनामिका रहा करती थी। उन्हें इस बात का पूरा आत्मविश्वास था कि आसपास के इलाके में उनसे बेहतर कोई भी अच्छा खाना नहीं पका सकता। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट खोलने का योजना बनाती है और अपना सर्वश्रेष्ठ शेफ के तौर पे पहचान बनाना चाहती है। इसलिए वो दोनों प्रसाद और रमेश से कुछ पैसे मांगने का फैसला करती है और उनके इंतजार करते हुए वो हॉल में बैठी रहती है। तब रात के 8 बज रहे होते हैं। माँ जी, ये बाप बेटा तो हर दिन शाम के 7 बजे आ जाते हैं, पर आज अभी तक 8 बज गए, घर नहीं लौटे। और क्या हो सकता है बहू, तुम्हारे पिताजी अपने खटारे गाड़ी की कहीं पे जाके मरम्मत करवा रहे होंगे। फिर आपका बेटा तो घर आ ही सकता है ना। मुझसे कह दिया ठीक है बहू, पर बेटे से मत कहना, तुम्हारी धुनाई हो जाएगी। उसके लिए उसके पिता प्यार, स्नेह, सम्मान, अभिमान सब है। हमारे लिए भले ही एक मैकेनिक है, लेकिन उसके नजर में उसके पिता हीरो है और बाकी सब जीरो। अगर ऐसी और कोई बात है तो सासू माँ, आप मुझे पहले से ही बता दिया कीजिएगा, मैं ध्यान रखूंगी, नहीं तो मैं उनके सामने फंस जाऊंगी। सास बहू जब इस तरह से बात कर ही रही थी, तभी बाप बेटा प्रसाद रमेश बाइक से घर लौट आते हैं। सास बहू डाइनिंग टेबल के पास बैठ के ही बाप बेटे की बाइक की आवाज सुन लेती है। फिर बाप बेटा आके घर के दरवाजे पर कॉलिंग बेल बजाते हैं। सास बहू हंसते हंसते जाके दरवाजा खोलती है। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। इस तरह से दोनों गुनगुनाते हुए उन दोनों का आह्वान करती है। सास बहू इस तरह बाप बेटे को सम्मान दे रही है, वो देखकर बड़े आश्चर्य होते हैं। वो दोनों आके सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर वो सास बहू के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या शारदा, सास बहू मिलके हमसे कुछ बात कहना चाहती हो? आप इतना सही कैसे पकड़ लेते हैं जी? आज्ञाकारी की तरह सास बहू ने बाप बेटे को सामने से बाहर निकाल दिया। बिना किसी झिझक के क्या कहना चाहती हो, बताओ। हमें कुछ पैसों की जरूरत है, कम से कम 5 लाख तो हमें चाहिए। क्या कहा? 5 लाख? 5 लाख रुपए की जरूरत सास बहू को क्यों पड़ गई? तुम लोगों को तो पता है ना, मैं और बहू अच्छा खाना पकाते हैं। बस आप लोगों को लगता है कि आप लोग अच्छा खाना पकाती हैं, और नहीं तो क्या बेटा, तुम और पिताजी हर दिन खाना खाने के बाद हम लोगों की तारीफ तो करते ही हो, है कि नहीं? अरे शारदा, क्या बात है, बताओ। मैं और बहू सोच रहे थे कि एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, बस हम दोनों ही वहाँ शेफ रहेंगे। मैं सप्लाई करूँगा और बेटा साफ सफाई, यही तो। आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा पिताजी, बस पैसे दे दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। 5 लाख तो बहुत है, हम 3 लाख तक बंदोबस्त कर सकते हैं, बाकी अब तुम्हारी मर्जी। सोचने के लिए आपको लगा था ना कि हम कम से कम आधा घंटा लेंगे, देखिए 5 मिनट में हो गया। ये सब सुनकर सास बहू अपने में कुछ बातचीत करने लगती है और 3 लाख रुपए में ही वो तैयार हो जाती है। उस दिन वो बाप बेटे को बड़े ही स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। अगले दिन बाप बेटे मिलकर 3 लाख रुपए का बंदोबस्त करते हैं और सास बहू को जाकर दे देते हैं। फिर सास बहू काफी सोच विचार और गिनती करने के बाद एक ट्रक लेती है। उस ट्रक को पेंट करती है और उसका नाम शारदा फूड रखती है। देखो बहू, ग्राहक भगवान का रूप होते हैं, हम उन्हें संतुष्ट रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर हमने उन्हें असंतुष्ट कर दिया फिर तो हमारे अंदर भी दो निवाला नहीं जा पाएगा। हाँ सासू माँ, हमें सभी तरह से सोचना होगा और ध्यान से अपना फूड बिजनेस चलाना होगा। शारदा भगवान से मनी मन प्रार्थना करती है ताकि उसका ये फूड बिजनेस बहुत अच्छे से चले, और ट्रक के सामने एक नारियल लाके फोड़ती है। इतने में ड्राइवर आया और ट्रक चलाने लगा। सास बहू भी अपने अपने पतियों से आशीर्वाद लेके ट्रक के साथ चल पड़ी और इस तरह शेफ सास बहू का नया फूड व्यापार शुरू हो जाता है। सिग्नल से कुछ ही दूर पर शारदा अपना फूड ट्रक लगा देती है और अनामिका माइक पकड़ के कहती है, आइए बाबू आइए, शारदा फूड्स आइए। अब तक आप लोगों ने मसाला डोसा, प्याज डोसा, एग डोसा और ब्रेड डोसा खाया होगा, लेकिन आपने कभी शारदा डोसा का स्वाद नहीं चखा होगा। बिल्कुल नए किस्म का डोसा, शारदा डोसा, स्वाद का स्वाद, सेहत के लिए सेहतमंद। इस तरह अनामिका माइक लेके अनाउंसमेंट करती है।
जिन्हें भी स्वादिष्ट खाने का मन किया वो लोग शारदा फूड ट्रक्स आने लगे। धीरे धीरे फूड ट्रक के पास भीड़ लगने लगी। जिन्हें जो पकवान चाहिए होता है फटाफट शेफ सास बहू बना के देने लगती है। इस तरह धीरे धीरे फूड ट्रक प्रसिद्ध हो गया और सास बहू ने अच्छा नाम भी कमा लिया और इसी के साथ उन्होंने पैसे भी अच्छे कमाए। इस वजह से सास बहू भी बड़ी खुश थी। अब जैसे ही शारदा ने पैसे देख लिया उसके मन में लालच आने लगा, जिस वजह से वो मिलावट करने लगती है। एक दिन मीना नाम की एक महिला शारदा फूड ट्रक के पास आकर कहने लगती है, अनामिका जी, दिन ब दिन शारदा ट्रक फूड का सुगंध, स्वाद और खाने का गाढ़ापन कम होते जा रहा है। अरे मीना जी, सुगंध, स्वाद और गाढ़ेपन के लिए चाय का दुकान जाना होगा, ये टिफिन सेंटर है। हाँ, मैं खाने की बात ही कर रही हूँ। मैं आपकी नियमित ग्राहक हूँ, मुझे अच्छे से सब कुछ पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। शुरुआत के दिनों में आपकी चटनी सख्त और गाढ़ी होती थी, बीच में थोड़ा ढीला हुआ, अब तो बिल्कुल पानी जैसा है। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? आप लोगों पे भरोसा करते हैं, लालच करना सही नहीं है। ऐसा कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका आकर चटनी, करी सब कुछ एक एक करके चेक करती है। हाँ, मीना ने बिल्कुल सही कहा। पहले जिस तरह की क्वालिटी थी अब वो नहीं है, और ये सब तो सासू माँ ख्याल रखती है। उन्हें आने दो, वो आने के बाद इस बारे में बात करूंगी, इस तरह सोचती है। तब तक शारदा जो सामान लाने गई थी वो घर लौट आती है। अनामिका बड़े प्यार से बात करती है, कहती है कि आज अच्छे से नाश्ता करेगी। ऐसा कहकर वो तरह तरह के पकवान, इडली, वड़ा, डोसा, उत्तपम, पूरी सब कुछ वैरायटी वहाँ पर लेकर आती है। इस बात से शारदा को संदेह होता है कि अब अनामिका मिलावटी चीजों में फर्क समझ लेगी। इसीलिए शारदा सोचती है पहले ही कह देना बेहतर होगा। हाँ बहू, हाँ, मैंने खाने में मिलावटी की है। अच्छा पैसा कमाने के लिए हमें सालों साल मेहनत करनी होगी, तब तक मैं सब्र नहीं कर सकती। इसीलिए दूसरों की तरह मैंने भी सबको आकर्षक बनाया और सभी में मिलावट कर दिया। इस खाने को खा के तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। जिसको मरना है मरे, हम तो सुरक्षित रहेंगे। तब तक प्रसाद वहाँ पर आके सुन लेते हैं और शारदा को जाके एक थप्पड़ लगाते हैं। अगर पता होता मिलावटी करके तुम लोगों की जान लोगी तो मैं कभी पैसे नहीं देता। ऐसा कह के दुखी होकर चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। शारदा को गलती का एहसास होता है। फिर से वो अच्छे क्वालिटी के साथ खाना बनाकर बाजार में व्यापार करने लगती है। फिर सभी लोगों की तारीफ पाके वो नंबर 1 बन जाती है। इस बात से प्रसाद, रमेश, शारदा, अनामिका सभी खुश होते हैं और खुशी खुशी मिलके जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राशन की दुकान से प्रसाद राशन लेके घर लौट आता है। आकर देखता है कि घर के बाहर पत्नी शारदा सर पकड़ के बैठी हुई है। जल्दी से वो राशन का थैला बेंच के ऊपर रखकर, क्या हुआ श्रीमती जी, सर पकड़ के बैठी है, क्या हो गया? बहू के बेवकूफ भरी हरकतें ना अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है जी। अब क्या कर दिया? मैंने उसे कहा चावल थोड़ा काला हो गया है, उसे अच्छे से धो के तब जाके पकाना। उसने रिन साबुन से चावल को धोया, कहती है इससे चावल चमक जाएगा। फिर भी ठीक है, अगर चावल में छोटा छोटा कीड़ा देखकर हार्पिक एसिड से धोने लगती तो बताओ क्या होता। अगर सही वक्त किचन में नहीं जाती ना तो तुम्हारी बेवकूफ बहू वही कर रही होती। ये सब देखकर जब मैंने 2-4 बातें सुनाई तो मैडम का मुंह फूल गया और सीधा कमरे में चली गई। अच्छा होगा शारदा, अगर तुम बहू से कुछ काम करने बोलो तो पहले ही बता देना उसे क्या क्या करना होगा। और क्या क्या कहूँ, जब से मैं उठती हूँ और जब तक मैं सोती नहीं तब तक तुम्हारी इस बेवकूफ बहू के कारण सर दर्द होता है। आज बेटा आएगा तो मैं उससे बैठ के इस बारे में बात करूंगी। शारदा की बातें सुन के प्रसाद थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ऐसा मत करना शारदा। इस बारे में जब भी सोचती हूँ तो बस यही रास्ता निकल के आता है। तुम्हारी ये सोच गलत है शारदा। ऐसा कहकर प्रसाद किराने के सामान का थैला उठाकर घर के अंदर चले जाते हैं। शारदा भी पीछे पीछे जाती है। फिर दोनों हॉल में चेयर पे बैठ जाते हैं और शारदा प्रसाद को देखकर कहती है, मुझे पता है ये गलत है पर कोई चारा ही नहीं। उसे डाइवोर्स दिला के हमें उसके मायके भेज देना होगा, नहीं तो हमें कहीं आश्रम में जाके रहना होगा। तुम्हारी दोनों बातें ही गलत है। हमारा बेटा बहू सुखी रहे यही सोचना चाहिए। अब चूंकि वो बेवकूफी कर रही है इसलिए उन दोनों को अलग कर दे। हाँ, थोड़ा धैर्य और चालाकी से तुम्हें बहू को बदलना है, ना कि उन दोनों को अलग कर देना है। तो क्या करे आप ही बताइए, बहू को कहीं भेजने का चारा नहीं है क्या?
अगर है तो मुझे बताइए, ताकि वो सुबह जाए और रात को लौट आए। मैं घर का सारा कामकाज संभाल लूंगी। शारदा की बातें सुन के प्रसाद सोच में पड़ जाते हैं। फिर अचानक से उन्हें याद आता है कि बहुत दिनों पहले अनामिका ने कहा था कि उसका सपना है कि उसका खुद का एक सलून हो। ये याद आते ही प्रसाद का चेहरा खिल उठता है। शारदा वो देखकर कहती है, आपका चमकता हुआ चेहरा देखकर मैं सब समझ गई हूँ कि आपके दिमाग में कोई तरकीब आई है। अब देर न करते हुए जल्दी से बताइए और इस बेवकूफ बहू से मुझे छुटकारा दिलाइए। जरूर दिलाऊंगा शारदा, उसके लिए थोड़े पैसे खर्च होंगे, पर कोई बात नहीं। जरूरत पड़े तो मैं अपने सारे जेवर बेच दूंगी, पर आप पहले वो तरकीब मुझे बताइए। तुम्हें याद है बहू ने कहा था उसका सलून खोलने का सपना है। हाँ, बहू जब नई नई आई थी तो बताई थी। तो क्या? अगर थोड़े पैसे खर्च करके उसके लिए सलून खोल दिया जाए तो बहू सुबह जाएगी, रात आएगी और तुम्हारा भी सर दर्द नहीं होगा। ये सुनकर शारदा सोचने लगती है। प्रसाद की ये परिकल्पना उसे अच्छी लगती है। फिर देर ना करते हुए जल्दी से अपने कमरे में जाके अलमारी खोल के पैसे लेके वो सीधा अपने पति के पास आती है। वो अनामिका को बुलाती है। अनामिका मुंह फुला के वहाँ पे आती है। फिर पैसे देते हुए शारदा कहती है, बहू ये पैसे लो और जाके अपना पसंदीदा सलून खोलो। मैं खाना घर का कामकाज सब संभाल लूंगी। उनकी बातें सुन के बहुरानी अनामिका खुश हो जाती है और मनी मन सोचने लगती है, मेरी बेवकूफ भरी हरकतों ने लग रहा है अच्छा असर किया सासू माँ। नहीं तो जब भी मैं अपने सपनों के बारे में कहती थी तो आप मुझ पे हंसा करती थी। अब खुद ही देखिए, खुद अपने हाथों से पैसे लेकर मुझे सलून के लिए दे रही है। अब मैं भी देखती हूँ आधे अधूरे ज्ञान से सलून चला के मैं कैसे पैसे कमाती हूँ और आप कैसे रोक लेती हैं। इस तरह से वो सोची और फिर 2 दिनों के अंदर उसी गांव में एक अच्छी जगह देखकर अपना सलून शुरू कर दी। दुकान के पास ही उसने एक बोर्ड लगा दिया जिसमें कीमत भी बहुत कम रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑटो में बैठ के माइक लेके उसने गांव में अनाउंसमेंट भी किया, सभी ग्रामीणों को अनामिका की तरफ से नमस्कार, आपके लिए खुशखबरी है। अब किसी को भी सलून जाने के लिए पड़ोस के गांव जाने की जरूरत नहीं। अपने पिता के अनुभव के आधार पर मैंने इस गांव में आप सभी के लिए एक सलून खोला है। कीमत बहुत कम है, आप सभी लोग अनामिका की दुकान जरूर आइए। इस तरह से पूरा गांव घूम घूम के कहती है और 1 घंटे बाद वो दुकान लौट आती है। एक पल के अंदर वो एक हाथ में कैंची उठाती है और दूसरे हाथ में कंघी पकड़ के वो दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है। ठीक उसी वक्त 25 साल का श्रीकांत अनामिका के दुकान पे आता है। दीदी मेरी सगाई होने वाली है, आप ऐसा बाल बनाइए कि लड़की देख के मानो फिदा हो जाए। उसे ऐसा लगे कि शादी हो तो बस इसी लड़के से हो। अब तुम बस देखते रहो छोटे भाई। ऐसा कहकर अर्ध ज्ञान के साथ अनामिका बाल काटने लगती है। ऐसा काटती है कि मानो कीड़े ने बाल कहीं कहीं से खा लिया हो। ये देखकर श्रीकांत आश्चर्य हो जाता और गुस्से से कहता है, अरे दीदी ये आपने क्या किया? मैंने आपको कहा था कि आप मेरे बाल हीरो की तरह काटिए। ये देखकर तो वो बेहोश हो जाएगी, मैं पैसे नहीं दूंगा। श्रीकांत की बातें सुन के अनामिका उसे बड़े ही सरलता से देखने लगती है। सोचती है कि कैसे भी वो अपनी गलती को छुपा ले और इसीलिए कहने लगती है, अरे छोटे भाई ये एकदम लेटेस्ट कटिंग है, इसे वेडिंग कट कहते हैं। अब तुम मॉडल जैसे लग रहे हो, ऐसे ही जाओ, देखो शादी तय हो जाएगी। उसकी बातों पर श्रीकांत यकीन कर लेता है और पैसे देके वहाँ से चला जाता है। इस तरह अनामिका अपने अर्ध ज्ञान के साथ बाल काटती है और लेटेस्ट स्टाइल कह कहकर सबसे पैसे ले लेती है। अब चूंकि गांव वालों को भी बाल कटवाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसीलिए वो अनामिका की दुकान जा रहे थे और उनकी ये परिस्थिति हो रही थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। तभी एक दिन अनामिका अपने हेयर कटिंग के बारे में पेपर में देखती है और उत्साहित हो जाती है। वो पढ़ के ही फेमस मूवी के हेयर स्टाइलिस्ट कृष्णा अनामिका के पास आते हैं और आकर खुद का परिचय देते हैं। एक्चुअली एक बहुत ही कंजूस एसोसिएशन नाम की एक फिल्म के लिए, जिसका बजट कम है, उसके लिए एक हेयर कट प्लान करना था। मुझे लग रहा है कि खदोरा बाल वाला कटिंग स्टाइल से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता और मुझसे ये नहीं होगा। इसलिए तुम हमारे इस कंजूस नाम के फिल्म के लिए हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पे काम करोगी। तुम्हें इससे बढ़िया मौका और कहीं नहीं मिल सकता, इसीलिए ये लो एडवांस। ऐसा कहकर कुछ पैसे वो अनामिका के हाथों में दे देता है। अनामिका खुशी खुशी फिल्मों का काम ले लेती है। वो उस फिल्म के लिए काम करती है, उसका अच्छा नाम होता है, पैसों के साथ साथ वो फेमस हो जाती है। अब उसके इस उन्नति के पीछे शारदा का ही हाथ था, इसीलिए उसने शारदा का बहुत गुणगान किया और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ मिलकर जीवन व्यतीत करने लगे।